गुलाम अदालत से आप क्या तवक्को रख सकते? मेरे ख्याल में 6 जजेस ने जो किया है वो इस्टेब्लिशमेंट और ISI का किरदार साफ करने के लिए किया है। इधर देखें, इधर एक दहशतगर्द पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, तो ये तो दहशतगर्दों के बाप है, इनके खिलाफ क्या आपको सबूत मिलेगा? कोई ऐसा एक बंदा होगा जो अदालत में जाके ISI के जर्नल या ISI के कर्नेल या ISI के ब्रिगेडियर के खिलाफ उधर सामने ही गवाही देने को तैयार होगा? लिहाजा ना कोई गवाही मिलेगी, ना कोई सबूत मिलेगा, और आखिर में यही जजेस सब कह देंगे कि ये सब साफ है, ISI का कोई किरदार नहीं। अस्करी पार्लियामेंट की अस्करी हुकूमत है, और जहाँ अस्करी हुकूमत और अस्करी पार्लियामेंट होंगे तो वहाँ कोर कमांडर के डायरेक्शंस आते जाएंगे। ये तो एक वाज़ेह मीटिंग है। आप देखें, आपका पुख्तनख्वा इस वक्त प्रैक्टिकली मार्शल लॉ है। आपकी पुख्तनख्वा पे हुकूमत अली अमीन गंडापुर नहीं कर रहा, आपकी पुख्तनख्वा पे हुकूमत कोर कमांडर और सेक्टर कमांडर कर रहे हैं। आपके इधर के सारे इधर ओसी नौशहरा बैठा हुआ है जो चरसद्दा वगैरह डील कर रहे हैं, इधर क्या आपको नहीं पता क्या सारे ट्रांसफर्स वो नहीं कर रहे, सारी पोस्टिंग्स वो नहीं कर रहे? तो लिहाजा प्रैक्टिकली पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान को अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली हम 110% मार्शल लॉ से गुजर रहे हैं और उनकी हुकूमतें चल रही है। ये सब ड्रामे है। कल आज तो चले ठीक है, कन्फेडरेशन है, वहाँ पे मुस्लिम लीग है, यहाँ पे PTI है, सुन्नी इत्तेहाद क्या है इसका नाम जो है PTI, तो जैसे मैंने कहा था एक डेड बॉडी है, डेड हो गई है, वो तो खत्म है, उसके तो माता उसका तो जो ताबूत है उस पे कील लग चुके हैं और PTI खत्म है। आजकल अगर हम PTI का नाम लेते हैं तो पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि PTI नहीं है। जो सुन्नी इत्तेहाद है मेरे ख्याल में वो अगर कल हम देखें, कल तो PTI की हुकूमत थी, इधर स्वात वाला जो था उसका नाम मैं अभी बोल रहा हूँ, महमूद खान, वो वजीर आला था, उधर इमरान वजीर आजम। तो क्या उस दौर में पुख्तनख्वा को अपना हक मिला? मेरा सादा सवाल, अगर उस दौर में हक मिला होता तो आज मैं इनसे ये उम्मीद रख लूंगा कि ये अपना हक हासिल कर लें। लेकिन अगर उस दौर में हक नहीं मिला, अगर उस दौर में ये हुआ है कि इमरान खान ने पुख्तनख्वा में आके जलसे में ऐलान किया कि मैं पुख्तनख्वा को अपना हक नहीं दूंगा, और पीछे पुख्तनख्वा की काबीना में बैठ के तालियां बजा रही थी, अगर ये सब हुए तो आप किससे उम्मीद रखते हैं कि आपका हक लेने वाले जो है, पुख्तनों का हक लाने वाले जो है, वो पुख्तनों को पता है कौन है, और वो फिर वहाँ पे शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ नहीं, वहाँ पे इब्लीस बैठा हो, शैतान बैठा हो, वहाँ पे फिरौन बैठा हो, इंशाल्लाह वो हक लाना हम जानते हैं। मुल्क की मईशत को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमने अपने दफाई अखराजात कंट्रोल ना, जब तक हमने अपना 80 से 90% बजट दिफा से हटा के कौम के लिए मुस्तखना, जब तक हमने अपने प्रायोरिटीज ना बदले, जब तक हमने एटम बम को तरजीह देने के बजाय कारखाने को तरजीह दे, जब हम लंगर खाने के बजाय तालीम को तरजीह दे, स्कूल को तरजीह दे, इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो सकती है। देखिए, कर्जों पे कोई इकोनॉमी नहीं चलती, या कोई इकोनॉमी कर्जों पे बेहतर नहीं। ऐसे हम बेवकूफ है कि हम कर्ज लेके नाच रहे होते हैं कि भाई हम अच्छे हो जाए। कर्जों पे कौन अच्छे हुए? नहीं, आपको कर्जों, ठीक है, कर्जों के बगैर आप नहीं चल सकते। आप उन लोगों की झोलियों में बैठ के आप इस हद तक पहुंच गए कि अब आप कर्जों के बगैर नहीं चल सकते, लेकिन कर्जों के साथ साथ आपको खुद एहतसाबी करनी होगी। अंग्रेजों के जो प्रोटोकॉल का रवैया, इधर DC AC मेंबर्स, मैं एज ए सेनेटर मैं उस दिन गया, मैंने जो सेनेट में देखा, भाई ये फालतू के प्रोटोकॉल्स है, 90 सेनेटर्स बैठे हुए, मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा स्टाफ बैठा हुआ है। ये चीजें हमें खत्म करनी होगी, शाहाना तर्ज जिंदगी हमें खत्म करनी होगी, हमें प्रोटोकॉल्स खत्म करने होंगे, हमें शाहाना हर किरदार खत्म करना होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज एक ऐसे पोजीशन पे है कि हम, मेरे ख्याल में, अटैक के बजाय दिफा पे हम तरजीह दे। हमारे पास हमले के जो भी चीजें हैं हमें ये खत्म करना, हम हमले के काबिल नहीं है, हमें एटम बम रखने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं है भी कि नहीं है, वो जो 5 थे वो तो खत्म हो गए हैं, अभी हमें पता नहीं, वो चीजें तो शेल्स तो दिखते हैं लेकिन पता नहीं अंदर कोई एटम या कोई बम है भी कि नहीं। लेकिन हमें ये तरजीहात खत्म करके दिफा को तरजीह देते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि फौज को खत्म करो, फौज को रखो लेकिन दिफा की हद तक रखो। हमला हमारा काम नहीं, और मेरे ख्याल में जो भी हमले का हथियार है हमारे पास वो हमें खत्म करना होगा। हमें हर कदम इकोनॉमी की खातिर कुर्बानियां देते हुए अपनी कौम और गुरबा के खातिर हमें ऐसे कदम लेने पड़ेंगे कि हम खुद एहतसाबी का अमल पहले सियासतदानों से शुरू करें, पार्लियामान से शुरू करें, और फिर दूसरे इदारों तक इसको पहुंचाए, और ये खुद एहतसाबी का अमल के अपने खर्चे कम से कम। आपको कोई रॉयल्टी नहीं मिल रही, आपको एक चीज की रॉयल्टी नहीं मिल रही, यही तो हमारी लड़ाई है। 18th अमेंडमेंट क्या है? 18th अमेंडमेंट में खास क्लॉज है, बल्कि हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो भी कुदरती वसाइल है उस पर जो हक है वो बुनियादी तौर पे उसी सूबे का है। लेकिन आपको पता है ये पाकिस्तान, इधर हक और इख्तियार उनका है जिनको यहाँ पे सितारे लगे होते हैं, इधर हक और इख्तियार उनका है जिनको यहाँ पे अंग्रेजों के बैजेस लगे होते हैं, इधर हक और इख्तियार उनका है जिनको बेल्ट लगा होता है, और जो अच्छी गुलामी करके अच्छा सलूट कर सकते हैं, इधर हक और इख्तियार उनको मिलता है। तहरीक शुरू नहीं, तहरीक इंशाल्लाह अपनी कंटिन्यू रहे। हमने इस तहरीक का शुरुआत और आगाज कर चुके हैं, और आपको पता है कि हम जिस हद तक जा चुके हैं, तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से वी आर एट अ पॉइंट
पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो मेरे ख्याल में ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं या ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमारे रास्ते बदल गए हैं या हमने सौदा कर लिया, तो वो मेरे ख्याल में नामुमकिन है। हमारे सियासत में इस तरह की सौदाबाजी नामुमकिन है। अगर हम ये सौदाबाजियां करते तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ओहदा हमारे लिए मुंतजर थे और तारीख में भी थे और आगे भी मुंतजर रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह खान की सियासत और बादशाह खान के घराने ने कभी ये सौदाबाजी किया नहीं। लिहाजा हम भरपूर उसी नारे के साथ के उसी नजरिए के साथ कि फौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, फौज का काम सिर्फ दिफा के हद तक होना चाहिए, वो दिफा जो पाकिस्तान का हर शहरी का हक है, क्योंकि हम अपने जेबों से, अपनी रगों से, अपने बच्चों के रगों से खून निकाल के हम फौज को पैसे दे रहे हैं और फिर उसकी जिम्मेवारी ये है कि वो हमारी बुनियादी दिफा करे जो इस मुल्क में एक शहरी की भी दिफा नहीं हो रही। लिहाजा वही तहरीक हम चलाएंगे, फौज को सब कामों से मुकम्मल करके बॉर्डर पे। देखिए मेरे ख्याल में मेरा एक नुकाती नजरिया इस वक्त, और वो नजरिया जिस तरह आपने बोला, कोई इसको आइन की बालादस्ती बोले, कोई इसको अवाम का इख्तियार बोले, कोई इसको जमहूरियत की बालादस्ती बोले या कोई इसको मिलिटेबलिशमेंट के कंट्रोल करना बोले, लेकिन वही है और इंशाल्लाह वही हमारा चलता रहेगा। इसके साथ जो भी मेरे साथ इकट्ठे होने को तैयार, इस एक पॉइंट, मेरा किसी के साथ जाती दुश्मनी, हाँ मैं ये नहीं चाहता कि मैं इतनी तहरीक चलाऊं इसलिए कि खुदा न खास्ता कल को मैं वजीर आजम बनूं। मेरे अल्फाज देखे, खुदा न खास्ता कल को मैं कोई ओहदा ले लूं, मैं इसलिए नहीं कर। उधर तो साफ वाज़ेह है, उधर तो उनको अवाम की नहीं पड़ी, उधर उनको जमहूरियत की नहीं पड़ी, उधर उनको पार्लियामान की नहीं पड़ी, उधर उनको आइन की नहीं पड़ी। बल्कि अगर आज नियाजी को कोई कहता है कि आपको हम वजीर आजम बनाने को तैयार है, आज वो इसको बाप बना लेगा। वो तो हर उस बंदे को, आप अगर उसको ये इख्तियार देना चाहते हो, वो कल आपको बाप बना लेगा। लिहाजा उसका अवाम को कोई लेने देने नहीं, उसका जात से ताल्लुक है और जो बंदा भी जात से ताल्लुक रखता है वो आजकल इस तहरीक में हमारे साथ चल नहीं सकता। दूसरी बात ये कि इस तहरीक में हमें चाहिए कुर्बानियां। बादशाह खान बाबा ने 37 में ऐलान किया था अंग्रेजों से आजादी का, 17 साल सन 47 में आजादी मिली। उन 17 साल में कैद थे, जिलावतनियां थी, शहादतें थी, सब कुछ था। इधर तो ऐसे लोग हैं जो एक थप्पड़ की मार है, उनको मैं अपने साथ करूं ताकि मेरी पूरी तहरीक एक थप्पड़ की मार हो जाए। लिहाजा इंशाल्लाह मैं उन लोगों को अपने साथ चलाऊंगा जो अपने नफ्स पे काबू रखते हो, जो इस कौम की खातिर जेल जाने को तैयार हो, जो इस कौम की खातिर हथकड़ी और बेड़िया पहनने को तैयार हो, जो इस कौम की खातिर शहादत तस्लीम करने को तैयार हो। इंशाल्लाह वो लोग हमारे। जी अभी जो माहौल है, तो हमने तो ये सोचा है कि हम रिक्वेस्ट करें कि हम तो हुकूमत के साथ इस वक्त जा नहीं सकते और हुकूमत के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी हम ना जा सकते और ना जाने को तैयार हैं। तो हम इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें न्यूट्रल बेंचेस दें। हम ना गवर्नमेंट के साथ जाने को तैयार है, ना अपोजिशन के साथ जाने को तैयार।